हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 7 जो कि है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस डिस्कस करने वाले हैं। इसकी हम वन शॉट रिवीजन आज करने वाले हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए आपके लिए। अगर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर है तो भी इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर प्रिपेयर कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं हुए हैं तो आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका ये चैप्टर प्रिपेयर नहीं है तो ये वीडियो देखना आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो हम 10 ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने के साथ साथ एक शॉर्ट समरी के टाइप में आपका ये चैप्टर भी रिवाइज करा देंगे। और किसी को अगर ये चैप्टर नहीं आता तो वो भी चैप्टर थोड़ा बहुत उसे आ जाएगा। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया एग्ज़ाम को, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जनरली देखा गया है कि प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस ही बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस भी करके चले जाते हैं तो उम्मीद है कि आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स का हमारा आता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर मैं पास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के डिस्कस करने वाली हूँ। CBSE के लिए ऑल्दो मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए लाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं CBSE की वीडियो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ऐसा नहीं है कि CBSE वाले इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि CBSE की जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें जो क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, जो बेसिक्स इसमें कवर होंगे वो उसमें कवर नहीं होंगे। तो CBSE वालों को ये वाली वीडियो भी देखनी ज़रूरी है, प्लस जो उनके लिए अलग से वीडियो आएगी वो भी देखनी ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इस वीडियो में HBSC के पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो श्योरली आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे फाइनल एग्जाम में। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स ईच, एंड शॉर्ट आंसर विल 3 मार्क्स ईच, एंड लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस विल बी ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो क्योंकि ये चैप्टर हमारा 5 मार्क्स का है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से बनते हैं वो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट में ही कवर हो जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन आपका शॉर्ट भी आ सकता है। जनरली ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं, और लॉन्ग और ऐसे टाइप क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आता है। आएगा तो मैंने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर किए हैं उसी में वो 2 क्वेश्चंस को मिला के लॉन्ग आ जाएगा। वैसे लॉन्ग की पॉसिबिलिटी इस चैप्टर से बहुत ही कम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव टाइप questions. Objective type questions means multiple choice questions. इन questions में आपको 4 choices दी जाती हैं और आपको एक सही जो आंसर है उसे सिलेक्ट करना होता है। तो हम पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि HBSC 2010 में आया था। क्या है क्वेश्चन? लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ फोटोसेंसिटिव प्लेट with photoelectric work function 1.96 electron volt, the kinetic energy of photoelectrons emitted will be। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में कि 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट, 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट कोई फॉल कराई हमने फोटोसेंसिटिव प्लेट पर, ठीक है। और इस फोटोसेंसिटिव प्लेट का फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन कितना था? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना दे रखा है हमें? 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वेवलेंथ हमें गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वो पूछ रहा है जो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी एमिटेड। तो होता क्या है हमें पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी लाइट सर्टेन फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ की फॉल कराई जाती है एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल के ऊपर। फोटोसेंसिटिव मटेरियल जो कि ऐसा मटेरियल है जिसके ऊपर जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, ये हमें पता है। और वो इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट करता है? जब उसके ऊपर जो लाइट फॉल करवाई जाती है उसकी एनर्जी उसकी एनर्जी है वो किससे ज़्यादा हो? मटेरियल की अपने वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो।
वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, अपने मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है मिनिमम, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्विक रिवाइज हो रहा है आपका, ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी हमने ई एनर्जी की लाइट फॉल कराते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर, तो होता क्या है, कुछ पार्ट इस एनर्जी का वर्क फंक्शन को कवर अप करने में लगता है, और जो बाकी बची एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन हमारा एमिट हो गया तो उसको बाहर जाने के लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, वरना अगर हम सिर्फ वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देंगे तो वो सिर्फ बाहर निकल पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये एनर्जी ज़्यादा है वर्क फंक्शन से, तो ये कुछ जो बची हुई एनर्जी होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर लेगा। तो ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो वही उसने कहा है कि 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट फॉल करवाई और फोटोसेंसिटिव मटेरियल का वर्क फंक्शन 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो अब वो पूछ रहा है, बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी हमें पता है, जो एनर्जी हमने इसके ऊपर फॉल कराई है, जो एनर्जी हमने फॉल कराई है वो क्या होती है, इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। जो हमने इसके ऊपर एनर्जी फॉल कराई है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होगी? पहला वर्क फंक्शन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, इसी में यूज़ होगी, हमने पढ़ रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट हेयर इज द वर्क फंक्शन। कहीं पर डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है किन्हीं बुक्स में, कहीं पर फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये है हमारा वर्क फंक्शन। तो अब उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है हमसे, वेवलेंथ दे रखी है और वर्क फंक्शन दे रखा है। अब आप कहोगे वेवलेंथ तो इस एक्सप्रेशन में है नहीं, तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? सी अपॉन में लैम्डा के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम एच सी बाय लैम्डा पुट कर देते हैं। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमें, और हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। कितनी आएगी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास? एच की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी दे रखी है? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो हमें एसआई यूनिट में चेंज करना होगा। वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है और 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो एच सी बाय लैम्डा की हमने वैल्यू पुट कर दी, माइनस पाई नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, हमें जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है और हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे यूनिट में कन्वर्ट की हैं। इसको भी हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो हमारी जूल्स में आएगी, जो कि एसआई यूनिट होती है एनर्जी की। बट हमें आंसर किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें आंसर किस में चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होगा? तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारी काइनेटिक एनर्जी 1.148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1.148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप लोग कहेंगे कि 1 मार्क्स में इतना बड़ा न्यूमेरिकल बड़ा नहीं था, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन में पुट करिए और सॉल्व करिए। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़ा बेसिक बताती जा रही हूँ, क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर करने बैठेंगे तो इतना टाइम अभी आपके पास बचा नहीं है। एग्जाम्स के लिए 1 मंथ से भी कम टाइम है, दैट्स वाई थोड़ा सा फास्ट चलेंगे।
फास्ट के साथ साथ आपके कंसेप्ट कवरेज पे भी थोड़ा कोशिश रहेगी कि कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये भी हमारा HPSC 2010 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज़ द डायमेंशंस ऑफ व्हाट। प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशंस है वो किससे मिलती है, लीनियर मोमेंटम से, एंगुलर मोमेंटम से, एनर्जी से या फिर पावर से। तो ये हमें बताना है। हमें पता है लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं, m इंटू वी होता है इसका प्रोडक्ट, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा r इंटू पी, और एनर्जी की यूनिट्स हमारी जूल्स में होती हैं। पावर हमारा होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन टाइम यानी कि जूल पर सेकेंड हो जाएगा, वर्क इन जूल्स, टाइम इन सेकेंड। तो इसकी यूनिट्स जूल पर सेकेंड है, इसकी यूनिट जूल्स है, उन दोनों के भी निकालते हैं। और हमें उसने पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट हमारा क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है हमारा h विच इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यूज़, इसकी जो यूनिट है वो जूल सेकेंड होती है। तो जिसकी भी जूल सेकेंड यूनिट्स होएगी उसकी डायमेंशंस प्लैंक कांस्टेंट जैसी होएगी। तो हमें इन चारों में से यही फाइंड करना है। इजी है फाइंड करना, इन दोनों का तो पहले ही पता लग गया, ना एनर्जी है ना पावर है, क्योंकि इसकी जूल है, इसकी जूल पर सेकेंड है, और हमें यूनिट्स चाहिए जूल सेकेंड। तो इन दोनों में से देख लेते हैं मोमेंटम की क्या यूनिट होगी। मास हमारा किलोग्राम्स में होता है, वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की हो जाएगी आर की मीटर में होगी, पी की हमने देख ली किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो एल की कितनी हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आर इज द डिस्टेंस ना, तो मीटर में होगा, तो एंगुलर मोमेंटम की ये यूनिट्स हो जाएंगी। अब ये जो हमारी यूनिट्स हैं ये तो किलोग्राम मीटर सेकेंड में है और ये जूल सेकेंड में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जूल किसकी यूनिट होती है, हमारी एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है। तो एनर्जी की हमारी जो यूनिट है वो जूल होती है। एनर्जी हाफ mv² लिख सकते हो, मास किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी होती है मीटर पर सेकेंड, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि जूल्स हो गया हमारा किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो इन दोनों में से किससे मैच कर रही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, जूल के। पर यहाँ पे यूनिट्स क्या है, जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। तो अगर हम इसको सेकेंड से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट्स क्या आ जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि जूल इंटू सेकेंड था। तो जूल अगर इसके इक्वल है तो जूल इंटू सेकेंड किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट्स हैं, और ये किससे मैच कर रही है, एंगुलर मोमेंटम से। तो हमारी जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस किसके जैसी होंगी, एंगुलर मोमेंटम के जैसे होंगी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अभी एग्जाम में आएगा तो ये सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन अगर आपने पहले से कर रखा होगा तो अब आपको अच्छे से माइंड में रहेगा। यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाने का, टाइम बहुत सेव होता है और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, फोटोन की एनर्जी होती है हमारी h न्यू, और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, c अपॉन में लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज hc अपॉन लैम्डा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और 2010 के बाद 13 में भी आया, 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इनमें से किसकी सबसे लॉन्गेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है।
इफ़ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी होता है। हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। अब वो पूछ रहा है इन चारों में से प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से लॉन्गेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी है, अगर वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी पे तो डिपेंडेंसी रही नहीं क्योंकि चारों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एच बेचारा पहले ही प्लैंक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहता है, कुछ भी ले लो। तो मतलब अब मास के ऊपर डिपेंड करती है बात हमारी कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका मास सबसे कम होगा। तो अब हमने वही देखना है इन चारों में सबसे कम मास किसका होता है हमारा, किसका सबसे कम मास होगा हमारा, प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन जैसा ही मास होता है, थोड़ा फर्क होता है, 1.672 की जगह 1.674 होता है। प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का इतना है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आगे जो वैल्यूज़ दी रहती हैं क्वेश्चन पेपर में उसमें भी कई बार ये मेंशन होती हैं, कुछ एक वैल्यूज़, तो कुछ एक वैसे याद होनी चाहिए हमें बट मेंशन भी की जाती हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल की मेंशन नहीं होएगी, पता होनी चाहिए। अल्फ़ा पार्टिकल का मास कितना होगा, अल्फ़ा पार्टिकल हमारा क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है विद द चार्ज ऑफ +2, यानी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके निकले रहते हैं, सिर्फ इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। तो इसका जो मास होगा वो कितना होगा 4 यूनिट। अगर प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लेते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 यूनिट्स होगा हमारा, ठीक है। 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन लगा लो। तो इसका तो ज़्यादा है, हमें तो कौन सा चाहिए, सबसे कम वाला चाहिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल का तो 4 टाइम्स है इसके, तो ये तो होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 10⁻⁻27 में और इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 में है। तो माइनस में पावर ज़्यादा है मतलब कम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो इसकी वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। ये 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर विच लाइट विल बी मिनिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस लाइट के लिए मिनिमम होगा, येलो, एक्सरेज, रेड और ब्लू। 2014 में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 में भी आया, 2017 में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 होता है हमारा, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल, ऐसा मिनिमम पोटेंशियल होता है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द करंट, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, हमें पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू EV0 इक्वल्स टू hν माइनस φ0। अभी हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी hν माइनस φ0 होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होती है, EV0 भी होती है। ये हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये तो याद ही रहनी चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड सब कुछ है। तो अब वो कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर विच लाइट विल बी मिनिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस लाइट के लिए हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 किसके इक्वल है, hν माइनस φ0 के इक्वल है। इसको hc/λ भी लिख सकते हैं। तो अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो जिस भी लाइट की वेवलेंथ, हमें उससे क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और लाइट की वेवलेंथ के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। तो हमसे उसने पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम कब होगा, उस लाइट के लिए होगा जिस लाइट की वेवलेंथ हमारी मैक्सिमम होगी इन चारों में से, येलो, एक्सरेज, रेड और ब्लू में से।
ठीक है, तो हमें वही बताना है। इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, 5th यूनिट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, उसके अंदर हमने सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रखी हैं, तो आपको ये सीरीज हमेशा याद रखनी है। डिक्रीजिंग वेवलेंथ में ये सीरीज हमेशा याद रखनी है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उनसे कम माइक्रोवेव्स की होती है, फिर होती है इंफ्रारेड की, फिर होती है हमारी विजिबल लाइट की, और फिर होती है हमारी यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, और फिर एक्स रेज, और फिर गामा रेज। ये चाहे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में याद रखिए, चाहे वेवलेंथ के टर्म्स में। वेवलेंथ के टर्म्स में ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ में जा रही है। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है। 5th यूनिट में आप पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। विजिबल लाइट के अंदर एक और हमारी कैटेगराइजेशन है, विजिबल लाइट यानी कि विबग्योर, यही होती है हमारी विजिबल लाइट इज विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और इनकी जो वेवलेंथ है वो 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷ मीटर वेवलेंथ की रेंज में ये लाई करती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है, फिर उससे कम माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड की, फिर विजिबल लाइट की। विजिबल लाइट में हमारी वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा रेड की। ऐसे ये इंक्रीज करती जा रही है, वायलेट टू रेड। फिर उससे कम होती है यूवी रेज की, उससे कम एक्स रेज, उससे कम गामा रेज। ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ की सीरीज याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, 3 सालों में लगातार आया हुआ है। अभी इनको कवर करते हैं। देखो, अब इसने पूछा था स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर विच लाइट विल बी मिनिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम कब होता है, हमें पता है, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी लाइट की। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, एक्स रेज की तो कम है, बाकी हैं येलो, रेड और ब्लू। येलो, रेड और ब्लू, येलो, रेड और ब्लू। यहाँ नीचे जाते हो हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, ब्लू, येलो या रेड, रेड की होगी। तो रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमारा आंसर है रेड। ऐसे ही सिमिलर एक और क्वेश्चन 2016 में आया था, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मिनिमम। स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से पूछ रहा है, मिनिमम किसके लिए होगा, ब्लू, येलो, वायलेट और रेड। ब्लू, येलो, वायलेट या रेड। अब इसने सिर्फ विजिबल लाइट के ही लिए हैं ऑप्शंस, ज़्यादातर विजिबल लाइट के ही ऑप्शंस होते हैं। तो देखिए, वायलेट, ब्लू, येलो या रेड, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम किसके लिए होगा, उसके लिए मिनिमम होगा जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इन चारों में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, क्योंकि ऊपर से नीचे हमारी इसकी विजिबल लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो रेड, आवर आंसर विल बी रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम। इसके केस में उन्होंने पूछा ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा, अब इसमें चुप करके रेड आंसर नहीं लिखना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। इसमें उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल पिछले क्वेश्चंस में मिनिमम बोला था, क्या बोला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिनिमम, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम बोला है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम किसके लिए होगा, जिसके केस में हमारी वेवलेंथ मिनिमम होगी। तो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से वेवलेंथ मिनिमम किसकी है, ब्लू की, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए हमारी वेवग्योर की वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। तो कम वेवलेंथ किसकी है, ब्लू की, तो ऑप्शन विल बी ब्लू। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये वाले। अब ये याद रखने वाली चीज़ है कि विजिबल लाइट में हमारी V से R जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन इस पूरी सीरीज में रेडियो वेव से गामा रेज तक वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है।
रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हमारी ज़्यादा होती है, फिर माइक्रोवेव्स की उससे कम, इंफ्रारेड की उससे कम, विजिबल लाइट की उससे कम, यूवी की उससे कम, गामा रेस की उससे भी कम, और गामा रेस से भी कम होती है हमारी यूवी से कम एक्स रेज से कम गामा रेस, सबसे कम गामा रेस की होती है, और सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स की। और विजिबल लाइट के अंदर अगर देखें तो वॉयलेट से रेड जाते हुए वेवलेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है। विजिबल रीजन में V2R वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये टेबल अगर आपने याद रख ली तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So 8th question है, the de Broglie waves associated with an electron moving under a potential difference of 100 volt will have wavelength। अब वो कह रहा है जो de Broglie waves एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर एसोसिएटेड है under a potential difference of 100 volt will have the wavelength। de Broglie wavelength associated with इलेक्ट्रॉन वो पूछ रहा है। हमें पता है de Broglie wavelength associated with electron is lambda, and which is equal to lambda equals to h upon में mv। h is the Planck's constant, m is the mass and v is the velocity। इलेक्ट्रॉन के केस में मास 9.1 into 10 to the power minus 31 होता है और h 6.636 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। इसके अंदर जब हम वेरियस वैल्यूज पुट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल की टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के केस में स्पेशली, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 and divided by square root of v। v is capital V, that is potential difference। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन इलेक्ट्रॉन के केस में। तो यहाँ पर उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और वो डी ब्रॉगली वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ पूछ रहा है, यानी कि वेवलेंथ पूछ रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। और ये जो हमारी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में होती है, ये ज़रूर से याद रखना है क्योंकि आंसर हमारे यहाँ पर मीटर्स में गिवन है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे √V, V इज 100 वोल्ट्स। ज़्यादातर यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा ताकि आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। 100 का स्क्वायर रूट इज 10, 100 का स्क्वायर रूट हमारे यहाँ पर 10 होता है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू 112.27/10, ये होगी हमारी वैल्यू एंगस्ट्रॉम्स में और आंसर किस में, मीटर में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 to the power minus 10 मीटर। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power minus 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 12.27 into 10 to the power minus 11 मीटर। एक ये 10 और ये 10 प्लस होगा तो 10 to the power minus 11 मीटर हो जाएगा। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 12.27 into 10 to the power minus 11 मीटर। ध्यान से इनका यूनिट्स का ख्याल रखना होता है, अदरवाइज आप यहीं तक करके कुछ और ऑप्शन भी लगा कर आ सकते हो। तो यूनिट्स याद रखनी होती है कि इस फॉर्मूले में जो हमारी वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन एज। जो अब क्वेश्चन था वो हमारा 2014, 17, 18 बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन हमारा, और अपकमिंग ईयर में भी ये कमिंग पेपर में भी आ सकता है विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, या फिर वो पोटेंशियल की वैल्यू पूछ लेगा और वेवलेंथ की वैल्यू आपको गिवन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो 2016 में आया था, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p इज गिवन एज। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, mv इज मोमेंटम, तो लैम्डा would be equals to h upon में p। Option number B is correct. Question number 10, the wavelength of a wave with frequency 10 to the power 14 hertz will be। wavelength बतानी है वेव की, किस वेव की, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें 10 to the power 14 hertz गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 to the power 14 hertz और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। तो हमें उससे वेवलेंथ पूछी है और फ्रीक्वेंसी गिवन है।
तो c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी गिवन है 10⁻14 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करोगे 3 एज इट इज 10⁸ 10⁻14, 10⁸ को 10⁻14 से कैंसिल करोगे, डिनोमिनेटर में 10⁻6 बचेगा, जो कि ऊपर जाके 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, यहाँ पर हर्ट्ज है, हर्ट्ज मीन्स पर सेकेंड के इक्वल होता है, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल होगी तो यूनिट्स मीटर में आएंगे। हमारे यूनिट्स का हमेशा खास ख्याल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द डी ब्रॉगली waves associated with an electron accelerated through a potential difference of 121 volt is, दोबारा से उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम 8th टाइप का। डी ब्रॉगली वेव्स हमसे पूछी गई हैं एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, अगर उसे एक्सेलरेट किया गया इलेक्ट्रॉन को थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 121 वोल्ट। तो V की जगह पर यहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 121 वोल्ट। 121 अगेन इज द परफेक्ट स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 को डिवाइड करोगे 12.27 से तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरीके का 8th के जैसा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स कम टू द वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। So let's take the first question. Question number 1. An increase in frequency of incident light increases the velocity with which photoelectrons are ejected. Explain. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई है, किस पे इंसिडेंट हुई है, हमारी फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हुई है, तो अगर वो जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू है, और अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है इस सरफेस में से, उसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम लाइट इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने को कहा गया। अब हमें पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी इस पे आई है वो पार्शली यूज होती है वर्क फंक्शन के लिए, मेटल सरफेस के लिए, और जो बची हुई एनर्जी है वो किस में यूज होती है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। सो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू hν माइनस फाई नॉट, यही होती है हमारी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को 12 mv मैक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस रिलेशन से ये क्लियर है, ठीक है। तो यही हमने बताना है कि फ्रॉम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस दिस फैक्टर विल इंक्रीज, एंड व्हेन दिस फैक्टर विल इंक्रीज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा कि नहीं, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2010 में आया था। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। क्या कह रहे हो इस क्वेश्चन में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे एक्सेलरेट किया गया है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। तो 64 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे एक्सेलरेट किया गया है। लेट्स से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें 64 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन में mv, ठीक है। लेकिन यह होता है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 12.27 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वैल्यू होती है हमारी
एंगस्ट्रॉम्स में। ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन लिए, ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ है, और 2015 में 64 वोल्ट की जगह पे 100 वोल्ट वैल्यू लेकर आया हुआ है। तो वेरियस ईयर्स में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है सिर्फ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में नहीं तो वेरी शॉर्ट में ही पूछा जाता है। सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज़। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 64 पुट करेंगे, 64 अगेन परफेक्ट स्क्वायर ही देते हैं ज़्यादातर 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको। तो जब इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब डेफिनेशंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट फॉर अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस बिलो विच इंसिडेंट लाइट कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. So that frequency, that minimum frequency below which photoelectric emission cannot occur is known as threshold frequency. ये ऐसी minimum frequency होती है जिसके बिलो अगर हम कोई लाइट फॉल कराएंगे, जिसके बिलो फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट फॉल कराओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें डालनी ही पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो पाए। इस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे यानी कि इस न्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे, यानी कि हम कितनी एनर्जी की लाइट डाल रहे हैं, एच न्यू नॉट की। ये मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि मिनिमम हमें वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होती है, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो हम फॉल कराते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, ऐसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी डेफिनेशन पूछी गई है काफ़ी बारी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, इन सब की जनरली आती है डेफिनेशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी पूछ सकता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में अच्छा क्या लिखेंगे हम? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के केस में फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम होगी, बट फ्रीक्वेंसी और जो हमारी वेवलेंथ है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे। सिर्फ इतना सा डिफरेंस रखना है, द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम वेवलेंथ अबव विच इंसिडेंट लाइट कैन नॉट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, इसके बिलो ही होगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आजकल पूछने लगे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं। ये हमारा रिसेंटली 2016 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट ऑफ मास 0.040 kg ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो किसकी? एक बुलेट की, जिसका मास हमारा 0.040 kg है और वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। हमें पता है कि हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए, जो उस मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसकी वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एंड वी वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द मटेरियल पार्टिकल एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। है मटेरियल पार्टिकल इज अवर बुलेट। सो बुलेट का मास हमने पुट करना है और वेलोसिटी पुट करनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास 0.040 kg और जो हमारी स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड दी हुई है। इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके ही आप इसमें पुट करोगे तो 1 किलोमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आप वेलोसिटी पुट करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। इजी है। ये हमारा
2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फोटोन, राइट फॉर्मूला फॉर इट्स एनर्जी। तो फोटोन क्या होता है हमारा और इसकी एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। फोटोन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा, एंड वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो हमारी लाइट रेडिएशन होती है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ये जो एक पैकेट होता है इसको वन क्वांटम ऑफ एनर्जी बोलते हैं या फोटोन। वन क्वांटम को हम फोटोन बोलते हैं। तो ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। और ये किस स्पीड से ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट से ये ट्रैवल करता है। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने बता देना है। 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं कि वर्क फंक्शन दे रखा होता है आपको और आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे देंगे और आपको वर्क फंक्शन निकालना होगा। तो हमें पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराई जाएगी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? एच न्यू नॉट। एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और फाई नॉट यहाँ पे हमारा वर्क फंक्शन है। कुछ बुक्स में इसे डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वर्क फंक्शन सीजियम का हमें दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें क्या निकालनी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एच से डिवाइड हो जाएगा, तो जाके एच की वैल्यू भी पुट कर देना, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको भी जूल में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके का 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि हमारी यूनिट्स जो है ऐसे यूनिट में होनी चाहिए, उसी के बाद हमारा करेक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फॉर्मूले का मार्क्स मिलेगा सिर्फ, वो भी बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ फोटो सेल इज डिक्रीज, हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। अगर इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की वो फोटो सेल पर जब फॉल कर रही है उसको डिक्रीज कर दिया जाए, इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दिया जाए अगर, तो हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि हमारा वी नॉट, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वी नॉट, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? जब किसी सरफेस के ऊपर हम जो लाइट है, जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो फॉल करा रहे हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा? हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने से जो नंबर ऑफ फोटोन्स फॉल करेंगे फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा फॉल करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो ज़्यादा इजेक्ट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है। तो जो जिस एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उनकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। अगर वो सेम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पहले कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो उनकी सेम है। अगर एनर्जी उनकी सेम है, ठीक है, तो करंट को स्टॉप करने के लिए जो हम यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कब चेंज होती है? जब कोई ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आता है एनोड पर। ये जो हमारा सेल था, यहाँ से लाइट फॉल करती थी, ये कैथोड था, ये एनोड था। इलेक्ट्रॉन जब हमारा कैथोड से एनोड सरफेस के ऊपर आता था तब हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूट होता था, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है हमारा? द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सेम एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हमारा उतना ही रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल नॉट चेंज, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। ये क्वेश्चन हमारा 2007 और 2009 में आ चुका है।
ये काफ़ी पहले आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ये डिस्कस किया है बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं जो डिफरेंट ईयर्स में आती हैं। अब आपसे वो इंटेंसिटी की जगह पर अगर फ्रिक्वेंसी बोल देता, अगर वो यहाँ पर लिख देता कि इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ फोटो सेल इज डिक्रीज हाउ डज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी। अगर फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की डिक्रीज कर दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर हम फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ कर देंगे, फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ कर देंगे तो फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी हमारी कम हो जाएगी। अगर उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वो भी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हमारी चेंज होगी। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे वो आपसे फोटो करंट रख के पूछ लेता है कि अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इंटेंसिटी चेंज हो रही है तब फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये 3-4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा फॉल करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे हमारे वो भी ज़्यादा होंगे। इंटेंसिटी बढ़ने से हमारे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से हमारे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो भी बढ़ता है। ठीक है, हेयर आई, यहाँ पर मैंने आई इंटेंसिटी के लिए लिखा है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा करंट बढ़ता है। ठीक है, इंटेंसिटी और करंट का भी पूछ लेते हैं वो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से पूछेगा कि करंट बढ़ता है कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ेगा कि नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट हमारा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटॉन्स नहीं बढ़ने वाले हमारे, सिर्फ फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो सरफेस पर आएंगे नोट सरफेस पे वो तो उतने ही रहेंगे, इसीलिए करंट हमारा सेम ही रहता है। तो करंट जो है, दो चीज़ें याद रखनी है, जो करंट है हमारा आई वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, जबकि किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो करंट हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये चीज़ हमें एक याद रखनी है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी के लिए भी पूछ लिया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है हमारी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। काइनेटिक एनर्जी और करंट की ये दो चीज़ें याद रखनी, इसी के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने या डिक्रीज़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे और ग्राफ्स के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो होप इट्स क्लियर। Now let's move on to short type questions. Question number 1 of short answer type questions is, what is photoelectric effect? Explain effect of intensity on photoelectric current. तो photoelectric effect क्या है, हमें पता है, हमने पढ़ा है। देखिए, ये apparatus था हमारा, यहाँ पर एक विंडो है, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट थी, यहाँ पर एक और प्लेट लगी है और इसको हमने वोल्ट मीटर, एमीटर सबसे कनेक्ट किया है, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया पोटेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारी apparatus था, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी और यहाँ विंडो थी जहाँ से हमारी लाइट फॉल करती है इसके ऊपर। ये फोटोसेंसिटिव प्लेट है, इसको हम कलेक्टर प्लेट भी, इसको हम कैथोड और एमीटर प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर प्लेट, क्योंकि यहाँ से इस पर जब लाइट फॉल करेगी, इंसिडेंट लाइट हमारी जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इसीलिए इसे एमीटर प्लेट बोला जाता है। और ये जो प्लेट है इसे कलेक्टर प्लेट बोला जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो कहाँ पर कलेक्ट होंगे,
इस प्लेट पर कलेक्ट होंगे और इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा रखा जाता है। इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव रखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पोटेंशियल, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर आ सकें। ठीक है, इस प्लेट को बुक्स में ए यानी कि एनोड प्लेट से डिनोट किया जाता है और इसे कैथोड यानी कि सी से। तो ये हमारी एमीटर प्लेट भी है या कैथोड कह लीजिए, और ये हमारी एनोड प्लेट या फिर कलेक्टर प्लेट भी है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम। मतलब कि जब भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उस मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले वो किसी भी फिनोमेनन के साथ, जो भी हम आगे देखने वाले हैं, किसी भी फिनोमेनन के साथ ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन दे देनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब 3 ग्राफ्स हैं इसमें इस चैप्टर में और इन तीनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हो तीनों पे क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमारा 2018 और 2019 में आया है, वो है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तब इंटेंसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। जो लाइट हमारी यहाँ से आ रही थी सर्टेन फ्रिक्वेंसी न्यू की थी। ठीक है, मान लो कि सोर्स हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं सोर्स को थोड़ा दूर रख दूँगी, ये जो हमारा सोर्स है रेडिएशन का, लाइट का, फोटोन्स का, अगर इसको मैं दूर रख दूँगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर सोर्स को पास ले आऊँगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा करंट के ऊपर, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने या डिक्रीज़ करने पे, इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, हमें पता है जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ते हैं हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे और आइंस्टीन ने क्या कहा था, आइंस्टीन ने अज्यूम किया था कि एक फोटोन जो है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। तो जितने ज़्यादा फोटोन्स इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे फॉल करेंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे। जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकलेंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रैवल करेगा तो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा और करंट हमारा इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से हमारा करंट बढ़ता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ग्राफ कैसा होना चाहिए? लीनियर ग्राफ होना चाहिए। क्यों लीनियर ग्राफ होना चाहिए? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से हमारा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम और हमारा करंट भी साथ साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो वो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और एक्सप्लेन द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझ सकते हो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से क्वेश्चन आ रहा है तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन हमने देनी है। देन एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल। अब वो किसकी वेरिएशन पूछ रहा है? वेरिएशन पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की विद अप्लाइड पोटेंशियल। 2020 में रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा। क्या आया हुआ है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वेरिएशन पूछी जा रही है विद अप्लाइड पोटेंशियल। मतलब हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट। एनोड प्लेट पे हमने विद रिस्पेक्ट टू कैथोड प्लेट कुछ ना कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे कलेक्ट हो सके यहाँ पर एनोड प्लेट पे और करंट कॉन्स्टिट्यूट हो सके। तो
करंट कैसे वेरी करेगा अगर हम अप्लाइड पोटेंशियल को चेंज करेंगे। अभी हमने अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई कर रखा है इस प्लेट पे, ताकि करंट हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूट हो सके और यहाँ पर कलेक्ट हो सके, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है वो यहाँ इस प्लेट पर कलेक्ट हो सके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ डज करंट वेरीज विद अप्लाइड पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो हमारा जो करंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। अप्लाइड पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो जब हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको और ज़्यादा पोटेंशियल दे दूँ और ज़्यादा पॉजिटिव में इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दूँ तो क्या होगा, ज़्यादा पोटेंशियल होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, तो पहले के मुकाबले और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो करंट जो है हमारा पोटेंशियल को इंक्रीज करने से कुछ जो है इंक्रीज होगा। लेट्स से करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर पॉजिटिव पोटेंशियल जो है हमने और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होके आएंगे, तो और ज़्यादा करंट होगा। तो करंट क्या है, फिर से इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे हमारा करंट क्या है, इंक्रीज होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने से हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन पोटेंशियल पे आके क्या होगा, जो करंट है हमारा वो सैचुरेट कर जाएगा। मतलब पहले तो करंट हमारा इंक्रीज हो रहा था, बाद में करंट क्या हो जाता है, हमारा सैचुरेट हो जाता है, मैक्सिमम पे आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट पे जो करंट होता है हमारा, इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसे, सैचुरेशन करंट। ये जो हमारा मैक्सिमम करंट आ रहा है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यहाँ पर करंट आके सैचुरेट क्यों हो गया, पहले तो इंक्रीज कर रहा था, फिर अचानक से यहाँ पर आकर कांस्टेंट क्यों हो जाता है, सैचुरेट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर रीच कर जाते हैं। ठीक है, तो अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रीच कर जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो करंट बढ़ नहीं सकता। मैक्सिमम करंट कितना होगा, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रीच कर जाएंगे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन्स रीच कर जा रहे हैं तो करंट हमारा मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, फर्दर पोटेंशियल इंक्रीज करने से कुछ फायदा नहीं होना, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही तो यहाँ पर रीच करेंगे, इसीलिए हमारा करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। फर्दर पोटेंशियल पॉजिटिव में इंक्रीज करने से करंट हमारा इंक्रीज नहीं होता। तो अब हम नेगेटिव में भी पोटेंशियल ले जाकर देख लेते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट तो हमने देख लिया करंट पे। ठीक है, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल का इफेक्ट देख लेते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल को अपने नेगेटिव में रख लेंगे, अगर ये वाला जो पोटेंशियल है जो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव में रखा था, यहाँ पर मैं नेगेटिव पोटेंशियल अगर अप्लाई कर दूंगी इस प्लेट के ऊपर, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड होंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले आ रहे थे उससे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का आना यहाँ कम होगा तो करंट कम होगा, तो करंट हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव करते जाएंगे। नेगेटिव में पोटेंशियल जो है अगर हम और नेगेटिव करते जाएंगे तो करंट हमारा और कम होता जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल होने लगेंगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव में हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसे रिटार्डिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और जो पॉजिटिव में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्योंकि पॉजिटिव में पोटेंशियल अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट होता है, जबकि नेगेटिव में पोटेंशियल अप्लाई करने पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिटार्ड हो रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि वो रिपेल हो रहा है इस प्लेट से। तो नेगेटिव में अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रॉन्स और कम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो धीरे धीरे हमारा करंट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पर आकर क्या होगा, एक पॉइंट पर आकर हमारा जो करंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इस पॉइंट पे आके हमारा करंट ज़ीरो हो जाता है। तो
जो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हमें लगाना पड़ेगा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो हमें लगाना पड़ेगा ताकि करंट हमारा ज़ीरो हो जाए, इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको वी नोट से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ या वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल। पॉजिटिव में पोटेंशियल अप्लाई करने पे करंट हमारा पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा था और एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो रहा था। नेगेटिव में पोटेंशियल इंक्रीज करने पे क्या होता है, नेगेटिव में पोटेंशियल जब हम बढ़ा रहे थे करंट हमारा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर करंट हमारा बिल्कुल स्टॉप हो रहा था। उस पॉइंट को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये है वेरिएशन ऑफ करंट विद पोटेंशियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। अब इसके अंदर भी उसने हमसे वेरिएशन ही पूछी है फोटो करंट की विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। ये वाली हमारी प्लेट क्या है, कलेक्टर प्लेट है, कलेक्ट करती है ये इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्लेट एमीटर है। कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसके वेरी करने से फोटो इलेक्ट्रॉन कितना फोटो करंट हमारा कितना वेरी करता है, वही पूछ रहा है इसमें भी। बट अब इसमें पूछ रहा है फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। क्या पूछ रहा है इसमें, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा तो दिस मच इज इनफ। अगर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा उसने यही है, बट एक चीज़ उसने और ऐड कर दी है, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। यहाँ पर इंटेंसिटी मान लीजिए हमने आई ले रखी थी, जो लाइट फॉल करी थी उसकी फिक्स इंटेंसिटी हमने आई ले रखी थी। अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल का इफेक्ट भी बताओ करंट के साथ, लेकिन इंटेंसिटी को भी वेरी करो फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। ठीक है, तो पहले अगर इंटेंसिटी कुछ सपोज I1 थी या I2 थी या I3 थी, तो अब क्या होगी, अब इंटेंसिटी चेंज करने से अब क्या इफेक्ट होगा। सपोज ये इंटेंसिटी हमारी I3 थी और अब हमने I2 इंटेंसिटी की लाइट फॉल करा रहे हैं। पहले सपोज इंटेंसिटी I3 थी, अब हमने इंटेंसिटी को I2 कर दिया, तो अब क्या होगा, और I3 जो है वो ज़्यादा थी I2 से। I2 इंटेंसिटी यानी कि हमने कम कर दी। तो इंटेंसिटी कम करने से क्या होगा, इंटेंसिटी हमने कम कर दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम रीच करेंगे। इंटेंसिटी कम होने का मतलब है फोटॉन्स का कम पहुंचना है। यहाँ पर फोटॉन्स का कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कम निकलना, इलेक्ट्रॉन्स का कम निकलना मतलब करंट का कम होना। तो जो करंट की वैल्यू है पहले के अकॉर्डिंग, वो करंट जो है हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो I2 इंटेंसिटी के केस में जो कि I3 से कम है, अगर I2 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है हमारी, तो करंट हमारा कम आएगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में इंक्रीज ही करेगा और फिर एक पॉइंट पे आके सैचुरेट भी करेगा, लेकिन I3 के कंपैरेटिवली कम करंट होगा हमारा। और हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम करंट हमारा कम हो रहा है, ठीक है, तो जब इंटेंसिटी कम हो गई, अब इंटेंसिटी कम आ रही है तो इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमारा करंट कम हो रहा है, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। अगर मैं इंटेंसिटी फर्दर इंक्रीज कर देती हूँ, अगर मैं I1 इंटेंसिटी की लाइट ले लेती हूँ, किसकी, I1 इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी और कम है, I2 से भी कम है, तो उसके केस में करंट हमारा और कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो रहे हैं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके केस में भी हमारा सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और लिख कर आना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कम क्यों होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम क्यों रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम हुए हैं लेकिन उनकी एनर्जी तो उतनी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस लिए लगाते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में हम और
क्यों इंक्रीज करते जाते हैं? ताकि कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी रुक जाए। कम नेगेटिव पे जिसकी एनर्जी ज़्यादा थी वो तो पहुंच पा रहा था, लेकिन जिनकी एनर्जी कम थी वो नहीं पहुंच पा रहे थे, वो रिपेल हो रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ पर नेगेटिव इंक्रीज करते गए तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था वो भी रुक गया। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है तो फोटोन की एनर्जी भी सेम रहेगी। फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी सेम रहेगी। तो उतनी ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जितने कि पहले आ रहे थे, बस पहले ज़्यादा आ रहे थे। अब इंटेंसिटी के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं, लेकिन एनर्जी उनकी उतनी ही है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स हैं आपको लिख कर आने पड़ेंगे। अगर वो डिफरेंट इंटेंसिटी के केस में पूछ लेता है तो आपको 2-3 इंटेंसिटीज लेके ये ड्रॉ करके आना है। ठीक है, I3 इंटेंसिटी यहाँ पर हमारी ज़्यादा थी I2 से भी और I1 से भी। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इसमें उसने क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल की ही वेरिएशन पूछी है करंट के साथ, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में। ठीक है, ये भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट के साथ ही वेरिएशन पूछ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा 2015 और 2018 में आ चुका है। देख रहे हो आप कि ये तीनों कर्व्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट करंट ईयर्स में यही क्वेश्चंस आए हैं, तो ये तीनों ग्राफ्स करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। तो करंट और पोटेंशियल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है विद वेरिंग फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो वेरिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ अब हमने ग्राफ देखना है। अब यहाँ पर इंटेंसिटी तो हम क्या ले लेते हैं, जो हमारी लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है इसकी इंटेंसिटी तो हम ले लेते हैं कांस्टेंट। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। लाइट जो लाइट हमारी फॉल करेगी प्लेट के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। सबसे पहले सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए हम देख लेते हैं, या न्यू3 ले लीजिए। सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू3 के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो कोई फ्रीक्वेंसी न्यू3 है हमारी, ठीक है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी इसकी कितनी होगी, इक्वल्स टू h/3। ठीक है, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कर रही है हमारी, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी तो कुछ ना कुछ फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करेंगे, और फोटॉन्स फॉल करेंगे हमारे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और हमारा करंट भी कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो अगर हम करंट और पोटेंशियल के बीच में ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ वही रहेगा जो हमारा पिछले केस में है। वैसे ही करंट इंक्रीज करेगा, सैचुरेट करेगा और नेगेटिव में जाने के बाद डिक्रीज करेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये हमारा सर्टेन फ्रीक्वेंसी न्यू3 के लिए होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका V03 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके केस में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाए, पहले न्यू3 फ्रीक्वेंसी थी, अब न्यू2 फ्रीक्वेंसी ले ली जो कि न्यू3 फ्रीक्वेंसी से कम है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर हमने लाइट की कम कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट पे पोटेंशियल के चेंज होने से। अगर अब कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, कम फ्रीक्वेंसी हो गई तो एनर्जी कम हो गई हमारी, फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी कम हो गई, तो अब कम एनर्जी का फोटोन फॉल करेगा, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी हमारी कम हो जाएगी। कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे हमारे। ठीक है, तो एनर्जी के कम होने से क्या होगा, एनर्जी कम होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वो हमें और कम लगाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए। पहले ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो नेगेटिव में हमें जो पोटेंशियल लगाना पड़ रहा था वो और ज़्यादा लगाना पड़ रहा था ताकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोका जा सके। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी कम हो गई क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई हमारी, तो कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो पहले ही रुक जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगाना पड़ेगा,
तो इसके केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो कम लगाना पड़ेगा। V02 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं न्यू टू फ्रीक्वेंसी के केस में। अब क्या करंट सेम रहेगा या करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी? करंट हमारा जो है वो सेम रहेगा, जितना सैचुरेशन करंट पहले था उतना ही हमारा सैचुरेशन करंट अब रहेगा। क्यों करंट हमारा उतना रहेगा? करंट क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी है। इंटेंसिटी सेम रखी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम है और जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो भी सेम रहेंगे, ठीक है। और जो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम देख रहे हैं, तो हमारा करंट इस केस में सेम रहेगा क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे फ़र्क पड़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसलिए करंट हमारा सेम रहेगा न्यू टू फ्रीक्वेंसी के केस में भी। अब हम न्यू वन फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं जो और कम है। और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो और कम एनर्जी का फोटोन फॉल कर रहा है तो और कम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा और कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमारा निकलेगा, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में और कम लगाना पड़ेगा उसे स्टॉप कराने के लिए। लेकिन जो करंट है वो मैक्सिमम करंट जो है हमारा सैचुरेशन करंट वो उतना ही रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होके आ रहे हैं वो सेम। तो ये इफेक्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी का, ये इफेक्ट था हमारा इंटेंसिटी का, ठीक है। और करंट और पोटेंशियल के बीच में दोनों ग्राफ्स थे। ये दोनों ही ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हो पिछले 4 इयर्स में यही आ रहे हैं, 2018, 19, 20 चारों इयर्स में यही तीनों ग्राफ्स में से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तीनों ग्राफ्स आप कर लोगे तो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है इनकी एक्सप्लेनेशन भी, जो भी हमने वर्ड्स में बोला है उसे हमने सिर्फ लाइन्स में लिख कर आना। और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन आइंस्टीन्स इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। क्या कह रहा है वो? आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोल रहा है हमें एक्सप्लेन करने के लिए। तो फटाफट से हम आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को देख लेते हैं। हमें पता है आइंस्टीन ने बोला था कि जब भी कोई फोटोसेंसिटिव मेटल के ऊपर कोई लाइट रेडिएशन फॉल करती है, कोई फोटोन फॉल करता है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी न्यू का जिसकी एनर्जी एच न्यू होती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो 2 तरीके से स्पेंड होती है। कुछ पार्ट जो है उसकी एनर्जी का वो यूज़ होता है वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो फाई नॉट है, यानी कि वर्क फंक्शन के इक्वल है। तो जो एनर्जी आ रही है फोटोन की वो 2 तरीके से यूज़ होगी। पहला, इलेक्ट्रॉन को लिबरेट कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकलने के बाद दूसरा जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर उतनी ही एनर्जी आ रही है जितना हमें इसे बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, यानी कि जो कि इसका वर्क फंक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी वर्क फंक्शन से तो उसका कुछ पार्ट जो बचा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होगा और इलेक्ट्रॉन कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारा मूव करेगा। तो आइंस्टीन ने कहा था, एज्यूम किया था कि एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। तो सपोज न्यू फोटोन, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन जो है हमारा वो इसके मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो E इक्वल्स टू एच न्यू एनर्जी का हमारा फोटोन फॉल कर रहा है। तो उसकी एनर्जी जो है वो 2 चीज़ों में लग रही है, वर्क फंक्शन के लिए प्लस बची हुई एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है उसके लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। यही हमारी क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही हमने वर्ड्स में लिखकर एक्सप्लेन करके आना है कि जो एनर्जी है फोटोन की वो 2 तरीके से स्पेंड होती है, वर्क फंक्शन के लिए यूज़ होती है और बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देने के लिए यूज़ होती है। इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, एच न्यू माइनस
फाई नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, और फाई नॉट को हम एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो मिनिमम एनर्जी है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इजेक्ट करने के लिए, इसीलिए फाई नॉट को एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आप हाफ mv² मैक्स भी लिख सकते हो। ये हमें इक्वेशन लिखकर दिखानी है, ठीक है। तो ये 2017 में आया हुआ इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, डिफाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको यही लिख कर आनी है हमारी, ठीक है। ये हमारे आइंस्टीन्स की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। उसके बाद में वो कह रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो और स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करो। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिफाइन कर चुके हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरी शॉर्ट में भी हमने ये देख लिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस डिफाइन करके आनी है। ये 2018 और 2020 दोनों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉज बताना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। 2007, 2009, 2017 कॉन्जिक्यूटिवली कितनी बारी ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो हमारे 4 लॉज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। कितने लॉज होते हैं हमारे? 4 लॉज होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? फर्स्ट लॉ हमारा है फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ये बात मैं पहले भी बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि कोई गिवन मेटल हमने ले लिया, ठीक है, और कोई गिवन फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर फॉल कर रही है, ठीक है, तो जो जितना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इजेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। यानी कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटॉन्स फॉल करेंगे, उतने ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सेकेंड लॉ क्या है हमारा? इसको वर्ड्स में लिख कर आना अपने। सेकेंड लॉ क्या है हमारा? फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच no emission of photoelectron takes place and this frequency is known as threshold frequency. ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा क्या है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बिलो विच एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड कर रही है जो कि कितनी है? वर्क फंक्शन के इक्वल। इतनी एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी आएगी, एच न्यू नॉट से कम एनर्जी आएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से कम होगी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। तो ये हमारा सेकेंड लॉ था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। थर्ड लॉ हमारा क्या है? अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अबव हमारा एमिशन तो होगा ही, लेकिन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो इंटेंसिटी पे डिपेंड हमारी नहीं करेगी, बल्कि किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी।
ये हम इन दोनों कर्व्स में भी देख चुके हैं, है ना। अगर इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट ज़्यादा होंगे, उससे एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो उतना ही है, ठीक है। अगर ये एनर्जी ज़्यादा हो रही है, कुछ पार्ट उसका वर्क फंक्शन में यूज़ होगा, बाकी बचा पार्ट इंक्रीज़ हो जाएगा, जो किस लिए यूज़ होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लास्ट लॉ हमारा क्या है, फोर्थ लॉ हमारा क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मतलब वो बहुत फास्ट प्रोसेस है। मतलब जैसे ही फोटोन इसके ऊपर फॉल किया उतने में ही इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो जाता है, कोई टाइम लैग नहीं होता कि ये आएगा फिर कुछ देर हम वेट करेंगे फिर जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे ही फोटोन इस पर फॉल होता है वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो जाता है। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो टाइम लैग है वो बहुत ही कम होता है, लेस देन इवन 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम का टाइम लैग होता है, ठीक है। बहुत ही स्मॉल है 10⁻⁹ सेकेंड, तो इतना स्मॉल टाइम लैग होता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटोन के फॉल करते ही इलेक्ट्रॉन हमारा इजेक्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं, कई बार ओनली 2 लॉज पूछ लेता है, कई बार 3 लॉज पूछ लेता है, या बोल देता है राइट 1 लॉ, ठीक है। तो ये लॉज जनरली पूछे जाते हैं। तो लॉज क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड पोजेस सेम काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल्स। अब वो बोल रहा है ये थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन 2011 में आया था, ऑल्दो काफ़ी पहले आया था, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम काइनेटिक एनर्जी है जिनकी। तो अब वो बोल रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ जो इनकी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ जो एसोसिएटेड है उसकी आपने रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो वो बताते हैं आपको कैसे निकालेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज ये तीनों ग्राफ्स और ये 4 लॉज और ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स बेटर टू टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, और इसको जाकर एक बार अगर पढ़ लेंगे अपनी किसी भी टेक्स्ट बुक से तो ये आपका चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक द प्रोटॉन के लिए मान लेते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो EP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी काइनेटिक एनर्जी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं E सब्सक्रिप्ट में E से, ठीक है। ये जो दोनों काइनेटिक एनर्जी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ये सेम है कह रहा है, ठीक है। तो हमें पता है एनर्जी कितनी होती है, 12 mv² प्रोटॉन के केस में मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे हम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे हम, ठीक है। अब हमने रेशियो बतानी है डी ब्रोगली वेवलेंथ्स की जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड है। हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन H/m में mv होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में अगर हम लिखेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उसने रेशियो पूछी है, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दीज पार्टिकल, रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी, H/m में मास ऑफ प्रोटॉन टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी H/m में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। H से H हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें m
MEVE और MPVP के फॉर्म में इस एक्सप्रेशंस को लिख लेते हैं ताकि एनर्जी भी हमारी इस रेशो में आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं हम? अगर मैं बोथ साइड्स पे MP से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 को उस तरफ ले जाएं, तो ये हो जाएगा 2MPEP इक्वल्स टू MP² VP²। दोनों साइड्स पे हमने मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को उस तरफ ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? MPVP के लिए एक्सप्रेशन चाहिए हमें, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 2MPEP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ MPVP। इलेक्ट्रॉन के केस में भी अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा? 2MEEE इक्वल्स टू MEVE। तो अब MPVP की जगह पे ये वैल्यू और MEVE की जगह पे ये वैल्यू इस रेशो में हम पुट कर देंगे, तो आ जाएगा 2MEEE स्क्वायर रूट ऑफ 2MPEP। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ E से एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल लेफ्ट विद स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से कम होता है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 से लेस आएगी। ठीक है, तो इतना ही हमसे पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। इससे हमें क्या पता लग रहा है, क्योंकि लैम्डा P बाय लैम्डा E इज़ लेस देन 1, हम इसको लैम्डा P इज़ लेस देन लैम्डा E भी लिख सकते हैं, यानी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। Is that clear? The de Broglie wavelength associated with electron is more than that of proton. de Broglie wavelength से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर डिटेल में आपको de Broglie wavelength के बारे में बताया गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात कर लें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जनरली इस चैप्टर में से नहीं आता, अगर कोई आएगा भी, वैसे तो रेयरली है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए, अगर आएगा भी अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो यही जो हमने एक्सप्रेशंस किए हैं ये मोर देन 1 क्वेश्चन को, यानी कि इन्हीं में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा इस चैप्टर में से और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि नेम द फेनोमेनन या नेम द एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेटेड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो हमारा वेव नेचर है वो किस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया गया, तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हमारा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके सिलेबस से 2021 के कोविड रिड्यूस सिलेबस की वजह से काट दिया गया है। ठीक है, कट कर दिया गया है ये इसका जो एक्सपेरिमेंट है, बट नेम आपको फिर भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो किस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इज इट क्लियर? और एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि नेम द फेनोमेनन जिसमें पार्टिकल नेचर जो है वो ऑब्जर्व किया गया, तो किस फेनोमेनन में पार्टिकल नेचर लाइट का ऑब्जर्व किया गया, वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो गाइज आई होप मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके इस वीडियो में मैंने एड्रेस कर दिए हैं और आपका ये चैप्टर और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा अब। सो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नहीं भी करना चाहते तो एटलीस्ट इस वीडियो को कम से कम अपने 2 क्लासमेट्स के साथ और शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर सबको हेल्प की ज़रूरत है। एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने एटलीस्ट 2 क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। और नेक्स्ट आप मेरे से कौन सा चैप्टर देखना चाहते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में, वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ वीडियो HPSC वालों के लिए है, ये वीडियो CBSE वालों को भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो CBSE की वीडियो मैं नेक्स्ट लाने वाली हूँ उसमें ये क्वेश्चंस जो इसमें कवर हो गए हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी सजेशन देन प्लीज़ write down in comment section below. Thank you. Thanks for watching.